स्वागत है। आज हमारे पास है बर्कशायर हाथवे के चेयरमैन वॉरेन बफे के शेयरधारकों को लिखे गए कुछ सबसे हाल के पत्र। ये सिर्फ कंपनी की सालाना रिपोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। निवेश की दुनिया में तो इन्हें एक तरह से पवित्र ग्रंथ माना जाता है। सही कहा। हमारे पास 2021 से 2024 तक के पत्र हैं और इनमें सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि एक पूरी सोच, एक दर्शन छिपा है। आज हम इसी की तह में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बर्कशायर की सफलता का राज क्या है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि उन्होंने क्या कमाया, बल्कि उस सोच को समझना है जिसे बफे बिजनेस चुनने की कला कहते हैं। चलिए जरा खोद कर देखते हैं कि इस सोच में क्या खास है। जरूर। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो बफे बार बार दोहराते हैं, चार्ली और मैं स्टॉक पिकर्स नहीं हैं, हम बिजनेस पिकर्स हैं। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। हाँ, आज की दुनिया में जहाँ हर कोई फोन पर स्टॉक की कीमतें देख रहा है, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कंपनी के शेयर की रोज की कीमत पर ध्यान ही नहीं देते। हाँ। उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि क्या वो कंपनी अगले 10, 20, 50 साल तक चलेगी। अच्छा। क्या उसके पास कोई ऐसा खास फायदा है जिसे कोई और आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। हाँ। और क्या उसे चलाने वाला सीईओ समझदार और ईमानदार है, जैसा कि 2022 के पत्र में बफे ने साफ लिखा है कि कुशल बाजार सिर्फ किताबी बातें हैं। बिल्कुल। असल दुनिया में स्टॉक अक्सर मूर्खतापूर्ण कीमतों पर बिकते हैं, कभी बहुत ज्यादा महंगे तो कभी बहुत ज्यादा सस्ते। वे बस सही मौके का इंतजार करते हैं। और इस पूरी सोच को बनाने वाले इसके असली शिल्पकार चार्ली मंगर थे। 2023 का पत्र तो मंगर को एक तरह की श्रद्धांजलि है। हाँ, वो पूरा पत्र ही मंगर को समर्पित है। उसमें बफे कहते हैं कि मंगर वर्तमान बर्कशायर के आर्किटेक्ट थे और मैं तो बस जनरल कॉन्ट्रैक्टर हूँ जिसने उनके विजन को बनाया। और मंगर की वो एक सलाह तो जैसे बर्कशायर का मूल मंत्र बन गई। शानदार कीमतों पर एक ठीक-ठाक बिजनेस खरीदने से कहीं बेहतर है कि एक शानदार बिजनेस को ठीक-ठाक कीमत पर खरीदा जाए। और यही दर्शन उनके धैर्य की असली वजह है। कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस को ही देख लीजिए। 1990 के दशक में दोनों में करीबन 1.3 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया था। बस 1.3 बिलियन? हाँ, उस समय के हिसाब से बड़ी रकम थी। लेकिन 2022 तक कोका कोला में वो निवेश 25 बिलियन डॉलर का हो गया था और अमेरिकन एक्सप्रेस में 22 बिलियन डॉलर का। कमाल है। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है, जैसा बफे कहते हैं, जब आपको एक सचमुच का अद्भुत बिजनेस मिल जाए तो बस उसके साथ टिके रहो। और ये सोच आज के दौर में कितनी अलग है, जहां हर कोई अगले 10 गुना रिटर्न वाले स्टॉक की बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि बफे का दर्शन असल में जल्दी अमीर बनने का नहीं बल्कि अमीर बने रहने का है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनका सबसे बड़ा सीक्रेट शायद यही है, सही चीज खरीदकर चुपचाप बैठ जाओ और कुछ मत करो। ये कुछ ना करना आज के निवेशकों के लिए सबसे मुश्किल काम है। तो अगर ये बिजनेस चुनने का दर्शन है तो असल में ये किन बिजनेस पर जाकर टिका है? ये जो 4 दिग्गज हैं जिनकी बात 2021 के पत्र में की गई है, वे इस दर्शन को असलियत में कैसे दिखाते हैं? चलिए सबसे पहले बीमा की बात करते हैं, जिसे बर्कशायर का दिल कहा जाता है। बीमा बर्कशायर की नींव का पत्थर है। वे फ्लोट के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। आसान भाषा में कहें तो फ्लोट वो पैसा है जो बीमा कंपनियां प्रीमियम के तौर पर लेती हैं। लेकिन उन्हें दावों के तौर पर तुरंत चुकाना नहीं होता। सही। ये पैसा उनका अपना नहीं है, लेकिन जब तक इसे चुकाने की बारी नहीं आती वे इसे निवेश कर सकते हैं। 2024 तक बर्कशायर के पास ऐसा 171 बिलियन डॉलर का फ्लोट था। 171 बिलियन डॉलर। हाँ, ये लगभग मुफ्त का पैसा है जिसे वे दूसरे बिजनेस खरीदने में लगाते हैं। और इसमें अजीत जैन की कहानी तो और भी दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। बफे ने 1986 में अजीत जैन से मुलाकात का जिक्र किया है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा बीमा में क्या अनुभव है? अजीत ने कहा, कुछ नहीं। बफे ने जवाब दिया, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और उन्हें नौकरी पे रख लिया। बफे उस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन कहते हैं। 1 मिनट, मतलब उन्होंने अजित जैन को बिना किसी अनुभव के बीमा का इतना बड़ा कारोबार सौंप दिया? आज की दुनिया में तो कोई एचआर मैनेजर ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। यही तो बर्कशायर की खासियत है। वे डिग्री या अनुभव से ज्यादा इंसान के चरित्र और दिमाग पर दांव लगाते हैं। कमाल है। अब दूसरे दिग्गज की बात करते हैं, एप्पल। ये मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। बफे तो टेक्नोलॉजी कंपनियों से दूर रहने के लिए जाने जाते थे, तो ये सिर्फ 5.5% की हिस्सेदारी इतनी बड़ी बात क्यों है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यही बफे की सोच की गहराई दिखती है।
वो एप्पल को एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर देखते ही नहीं। तो फिर क्या देखते हैं? उनके लिए एप्पल दुनिया का सबसे मजबूत कंज्यूमर ब्रांड है, जिसके पास एक ऐसी आर्थिक खाई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। लोग आईफोन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और वो 5.5% की हिस्सेदारी वाली बात। 2021 में उनका हिस्सा इतना ही था, लेकिन उस साल एप्पल की कुल कमाई में से बर्कशायर को $5.6 बिलियन मिले। मतलब सिर्फ हिस्सेदारी से? हाँ, बफे बताते हैं कि इसका जादू शेयर बाय बैक में है। जब एप्पल अपने ही शेयर बाजार से वापस खरीदता है तो बर्कशायर की हिस्सेदारी बिना एक भी नया पैसा लगाए अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा, तो बाजार में शेयर कम हो जाते हैं और उनकी हिस्सेदारी का प्रतिशत बढ़ जाता है। बिल्कुल। एक तरह से एप्पल के सीईओ टिम कुक हर साल बर्कशायर के लिए मुफ्त में काम कर रहे हैं। वाह, अब समझ आया। तीसरा स्तंभ है BNSF रेलवे। इसे बफे अमेरिकी कॉमर्स की मुख्य धमनी कहते हैं। बिल्कुल, ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अनाज, कोयला और बाकी सामान इसी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। लेकिन यहाँ बफे पूरी ईमानदारी भी दिखाते हैं। मतलब? 2023 के पत्र में वे साफ कहते हैं कि ये एक बहुत ज्यादा पूंजी वाला बिजनेस है। मतलब इसमें लगातार भारी निवेश करना पड़ता है और हाल के सालों में इसका मुनाफा भी कम हुआ है। तो क्या ये अब एक शानदार बिजनेस नहीं रहा, या ये बस एक पुरानी संपत्ति बनकर रह गया है? बफे का नजरिया बहुत लंबा है। उनका मानना है कि भले ही ये रॉकेट की रफ्तार से ना बढ़े, लेकिन आज से 100 साल बाद भी ये रेलवे, देश और बर्कशायर के लिए उतनी ही जरूरी संपत्ति होगी। ये स्थिरता का प्रतीक है। और चौथा स्तंभ है BHE यानी बर्कशायर हैथवे एनर्जी। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। 2023 के पत्र में बफे ने इसे एक गंभीर निराशा बताया है। ये बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, और ये शब्द उनकी पारदर्शिता को दिखाता है। हुआ ये कि BHE को अमेरिका के पश्चिमी राज्यों में जंगलों में लगी आग की वजह से अरबों डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कुछ राज्यों में नियम इस तरह बदल गए हैं कि भविष्य में बिजली की कीमतों से होने वाला मुनाफा भी अनिश्चित हो गया है। ये दिखाता है कि इतने बड़े स्तर पर भी चीजें गलत हो सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कौन सा सीईओ अपनी सालाना रिपोर्ट में गंभीर निराशा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। सही बात है, ज्यादातर तो चीजों को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर बर्कशायर निवेशकों का भरोसा जीतता है। वे सिर्फ अपनी जीत नहीं बताते, अपनी हार भी खुलकर मानते हैं। इसी ईमानदारी की बात करें तो बफे अपनी गलतियों के बारे में लिखने से कभी नहीं हिचकिचाते। 2024 के पत्र में वो बताते हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने अपने पत्रों में 16 बार गलती या त्रुटि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। 16 बार? हाँ, और उनकी सबसे पहली और बड़ी गलती तो खुद बर्कशायर हैथवे को खरीदना था, जो उस जमाने में एक डूबता हुआ कपड़ा मिल था। हाँ, ये पारदर्शिता तो है, लेकिन इसमें एक चालाकी भी है। अपनी गलतियों को पहले ही मान लेने से आप अपने आलोचकों की हवा निकाल देते हैं। अच्छा, ये एक कम्युनिकेशन रणनीति भी है। बिल्कुल, ये भरोसा बनाती है। 2023 के पत्र में वे अपनी बहन बर्टी को एक आदर्श शेयर हारक बताते हैं। वे कहते हैं कि बर्टी एक समझदार महिला है जिसे मीठी मीठी बातें नहीं बल्कि सीधे और ईमानदार जवाब चाहिए। और वे उन मैनेजरों की कड़ी आलोचना करते हैं जो अकाउंटिंग के नियमों में हेरफेर करके कमाई के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। इसे वे घृणित कहते हैं। लेकिन जिन मैनेजरों पर उन्हें भरोसा है उनकी वे जी भरकर तारीफ करते हैं, जैसे TTI के पॉल एंड्रूज। हाँ, उन्होंने अपनी कंपनी सिर्फ इसलिए बर्कशायर को बेची क्योंकि उन्हें यकीन था कि बर्कशायर उनके कर्मचारियों को नहीं निकालेगा। और 2024 के पत्र में फॉरेस्ट रिवर के पीट लीगल की कहानी तो अविश्वसनीय है। वो कहानी तो मतलब बर्कशायर के काम करने के तरीके का निचोड़ है। पीट ने अपनी कंपनी बर्कशायर को बेच दी। जब बफे ने उनसे पूछा कि उन्हें कितनी सैलरी चाहिए तो उन्होंने क्या कहा? पीट ने कहा, मैंने आपका प्रॉक्सी स्टेटमेंट लिखा है, मैं अपने बॉस से ज्यादा नहीं कमाना चाहता, इसलिए मुझे $100,000 दीजिए। ये तो कमाल है, आज के जमाने में कौन ऐसा करता है? कोई नहीं। और इसीलिए बफे कहते हैं, मैं कभी नहीं देखता कि उम्मीदवार किस स्कूल में गया है, कभी नहीं। उनके लिए इंसान का चरित्र, उसकी ईमानदारी और उसका जुनून सबसे ज्यादा मायने रखता है। पैसे और अर्थव्यवस्था के बारे में उनका क्या नजरिया है? एक तरफ तो वे कहते हैं कि अच्छे बिजनेस में पैसा लगाओ, दूसरी तरफ बर्कशायर के पास हमेशा अरबों डॉलर की नकदी पड़ी रहती है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये विरोधाभास नहीं, बल्कि उनकी रणनीति का हिस्सा है। वे उस नकदी को सूखा बारूद की तरह देखते हैं। सूखा बारूद? हाँ, जब बाजार में बड़ी घबराहट फैलती है, जब सब लोग डरकर अपना माल बेच रहे होते हैं, तब बर्कशायर उस नकदी का इस्तेमाल
बेहतरीन कंपनियों को सस्ते दामों पर खरीदने के लिए करता है। अच्छा, तो वो मौके का इंतजार करते हैं। बिल्कुल। वे कहते हैं कागजी मुद्रा का मूल्य भाव बन सकता है, इसलिए वे अपना पैसा अमेरिकी व्यवसायों की सफलता पर लगाना पसंद करते हैं और वे टैक्स को भी एक जिम्मेदारी मानते हैं। हाँ, ये बात भी बहुत दिलचस्प है। 2024 में बर्कशायर ने अमेरिकी सरकार को $26.8 बिलियन का कॉर्पोरेट टैक्स चुकाया। ये किसी भी अमेरिकी कंपनी द्वारा अब तक का सबसे ज्यादा भुगतान है। और वे इसे देश के प्रति अपना कर्तव्य मानते हैं। सही कहा। वे इसे अमेरिकन टेलविंड यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था से मिले फायदे के बदले देश को वापस देना समझते हैं। अब भविष्य की बात करते हैं। हाल के पत्रों में एक चिंता बार बार उभर कर आती है, बर्कशायर का विशाल आकार। वे अब इतने बड़े हो गए हैं कि छोटी मोटी कंपनियां खरीदने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सही बात है। 2023 के पत्र में बफे साफ लिखते हैं, अब आंखें चौंधिया देने वाले प्रदर्शन की कोई संभावना नहीं है। क्या वे अपनी ही सफलता के शिकार हो गए हैं? एक तरह से हाँ। बफे ये मान चुके हैं कि पुराने दिनों जैसा रिटर्न अब संभव नहीं है। अब उनका लक्ष्य औसत अमेरिकी कंपनियों से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करना है, लेकिन सबसे जरूरी बात, पूंजी के स्थायी नुकसान के काफी कम जोखिम के साथ। बिल्कुल। उनका छिपा हुआ हथियार अब भी वही है, बाजार में बड़ी गिरावट के समय भारी मात्रा में पूंजी लगाने की उनकी क्षमता। और उत्तराधिकार का मुद्दा भी अब साफ हो गया है। 2024 के पत्र में वे कहते हैं, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब ग्रेग एबेल सीईओ के रूप में मेरी जगह लेंगे। हाँ, वो शेयरधारकों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि उनके जाने के बाद भी बर्कशायर की संस्कृति जिंदा रहेगी। ये सब उनकी दूर की सोच को दिखाता है। जैसा कि 2022 के पत्र में कहा गया था, बर्कशायर में कोई अंतिम रेखा नहीं होगी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जापान की 5 बड़ी ट्रेडिंग कंपनियों में उनका निवेश। अच्छा, जापान में? हाँ, इतोचू, मारुबेनी और दूसरी कंपनियां। वे इन कंपनियों में लगभग 9% हिस्सेदारी रखते हैं और साफ कहते हैं कि वे इसे दशकों तक बनाए रखने की योजना बना रहे हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला निवेश है। तो इन सभी पत्रों का सार निकालें तो सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? मुझे तो लगता है कि ये धैर्य, तर्कसंगत सोच और अच्छे बिजनेस की ताकत में गहरे विश्वास का एक मिश्रण है। बिल्कुल। और एक चीज और, साझेदारी का महत्व। 2023 का पत्र चार्ली मंगर को एक बहुत ही भावुक श्रद्धांजलि है। बफे अपना एक नियम बताते हैं जो उन्होंने चार्ली से सीखा। एक बहुत ही होशियार, ऊंचे दर्जे का साथी खोजें और फिर बहुत ध्यान से सुने कि वो क्या कहता है। वाह! ये पत्र भी एक तरह से बफे की अपने शेयरधारकों के साथ साझेदारी का ही प्रतीक है, जहां वे पूरी ईमानदारी से उनसे बात करते हैं। चार्ली मंगर का एक बहुत ही गहरा कथन है, शुरुआत में ही अपनी मनचाही मृत्यु लेख लिख लो और फिर अपनी पूरी जिंदगी उसी के हिसाब से जियो। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। एक तरह से देखें तो ये पत्र बफे द्वारा लिखे जा रहे बर्कशायर के जीते जागते मृत्यु लेख की तरह है। और ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, अगर हर कंपनी के सीईओ को हर साल इतनी ही ईमानदारी और दूरदृष्टि के साथ ऐसा पत्र लिखना पड़ता तो उनमें से कितनी कंपनियां साल दर साल वही कहानी सुना पाती? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।